लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बार राठौड़ साहब तारानगर से चुनाव लड़ने वाले हैं चूरू की बजाय। तारानगर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई तो दूर की बात है। गहलोत साहब कहते हैं चिरंजीवी योजना जो आपके प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है उसको बीट कर। विधायक जी के कार्यकाल को मैं तो क्या देखूं, जनता देखती है। वो तो हम चौड़े और रोड संकड़ी है, वो सीधे मुंह किसी से बात करते नहीं। उनकी जो कार्यशैली है वो हिटलर सा ही है। विधायक बनने से पहले जनता से वादा किया था, अपने कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि मैं जब विधायक बनूंगा तो कलेक्टर भी आपको उठ के सलाम करेंगे। आज उनके खुद के कार्यकर्ताओं की ये हालत है कि उनके कांस्टेबल भी नहीं सुनता, और इस चीज़ का रोष भी है। क्यों नहीं सुनता कि जब राजा खुद सही नहीं है तो प्रजा क्या करेगी। जो महंगाई राहत कैंप है, कौन सी महंगाई राहत की बात कर रहे हो आप? अगर आप बात करो तो डीजल पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में, बिल्कुल सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में, दलितों पर अत्याचार राजस्थान में, कानून व्यवस्था फेल। राठौड़ साहब अगर तारानगर आए तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। राठौड़ साहब मेरे राजनीतिक गुरु है, हमें कोई एतराज नहीं। राठौड़ साहब गुरु के लिए दक्षिणा देने को तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। राठौड़ साहब के लिए हमारी सब कुछ। नहर का वादा किया था एमएलए साहब ने कि मैं संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के अंदर नहर लाऊंगा। किसानों से जो जमीन हायर की थी उनका 1 रुपये भी मुआवजा अभी तक दिया नहीं है। किसान टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और किसानों की जो जिनके पास 2-2 बीघा जमीन थी उनकी पूरी जमीन चली गई है। तो आचार संहिता नहीं लगी है, आचार संहिता लगने के बाद एक विस्फोट होगा, वो सबको पता चलेगा। उनके कार्यकर्ता कोई कहते हैं सोशल मीडिया पर ये डाल देते हैं कि मेरे को पानी की आवश्यकता है, पानी इतने दिनों से पानी नहीं आया है, विधायक महोदय इतने दिनों से लाइट नहीं आई, उनको काल कोठरी में बंद करवा देते हैं, 151 में बंद कर देते हैं। ये हालात, ये हिटलर शाही, क्या ये एक अच्छे सही शासक का ये फर्ज थोड़ी है? राजा का ये फर्ज थोड़ी है कि वो जनता जब दुखी है तो उनके दुख को और दुख करे। विधायक जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, जो आपके यहाँ के विधायक है नरेंद्र बुडानिया साहब? जो भी मेरे पास आता है वो खाली झोली जाता भी नहीं। मैं सबकी कोशिश करता हूँ बिना भेदभाव। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उन समस्याओं पर सवाल करते हैं कि आपने क्या क्या विकास के कार्य करवाए, और अपोजिशन का है तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या क्या कार्य करवाएंगे। इसी के चलते हम पहुंचे चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान है राकेश जी जांगिड़ साहब, जो कि पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं और 2018 के चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी रही हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं और 2023 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो मुकाबला होने वाला है उनके बारे में। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका भी तारानगर की धरा पर स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं आपके परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है, जो कैरियर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? अभिषेक जी, मेरी जो राजनीतिक कैरियर है वो मैंने जो स्टडी करता उसी टाइम मैं राजनीति में आ गया था जी। तो ये मेरा नगर पालिका के अंदर मैं 5वीं बार पार्षद बना हूँ कंटिन्यू, और मैं डिप्टी चेयरमैन भी नगर पालिका के अंदर रहा। और चूँकि 2010 से 2015 से और 2020 तक महिला सीट होने के कारण मैंने मेरी भतीजी को चेयरमैन भी बनाया, महिला सीट थी, वो भी कार्यकाल मैंने देखा है। और अभी मैं म्यूनसिपलिटी के अंदर पार्षद हूँ, और यहाँ जो एमएलए है नरेंद्र जी बुडानिया, उनके वार्ड से मेरी धर्मपत्नी पार्षद है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं और आप वाइस चेयरमैन खुद रहे हैं, तो इन जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में आपने तारानगर के धरा पर क्या क्या कार्य करवाए हैं? अभिषेक जी, मैं लंबे टाइम से नगर पालिका में आता था और मैं देखता था कि कभी मौका मिलेगा अगर नगर पालिका का नेतृत्व करने का तो मैं तारानगर के अंदर अच्छा एक नया तारानगर बनाने की कोशिश करूँगा जी। और वो मौका मुझे 2015 से लेकर 20 तक मुझे मिला। मेरी भतीजे की वाइफ है सरला जांगिड़ चेयरमैन बनी, तब मैंने जो कार्य देखा और कार्य करवाया, उस कार्य की प्रशंसा पूरे देश के अंदर हुई। हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्वे करवाया था पूरी म्यूनसिपलिटियों का। हमें टास्क दिया था कि आप अच्छे काम कोई करके दिखाओ। उनकी पूरी टीम ने सर्वे किया पूरी राजस्थान के अंदर, और उसके बाद राजस्थान में एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में
जब 1 to 1 सबसे पूछा गया कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो जब हमारा नंबर आया तारानगर में, तो मैंने अमित साहब को बताया कि साहब मैंने ऐसे ऐसे म्यूनसिपलिटी भवन दानदाता के सहयोग से बनाए, ऐसे पार्क बनाए, ऐसे गौरव पथ बनाए। तब उन्होंने खुद अपने हाथ से एक बटन दबाकर ऑन किया और पूरा तारानगर जो काम हुआ वो सबको दिखाया कि ऐसा काम करके दिखाओ जो तारानगर में इन्होंने किया है। और मुझे उन्होंने अच्छा काम करने का गिफ्ट भी दिया, और वो गिफ्ट ये मानो आज बरकरार भी है। मेरे ने चुनाव भी लड़ा, और उसी की बदौलत शायद 2018 में चुनाव लड़ा होगा। हाँ, मैंने एमएलए का चुनाव 2018 में लड़ा। कुछ मार्जिन से मैं क्योंकि चुनाव हार गया, बट मेरी सेवा आज भी लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर के अंदर जारी है। जी, 2018 के बाद में आपने कई आंदोलन किए हैं। मैं उन आंदोलनों की बात करूं तो अभी कुछ महीनों पहले एक आंदोलन किया था आपने क्लेम को लेकर, किसानों की जो फसल बीमा का जो क्लेम है उसको लेकर आंदोलन किया, तो उस आंदोलन का क्या परिणाम निकला? बिल्कुल अभिषेक जी, मैंने किसानों के क्लेम के लिए आंदोलन किया था, क्योंकि यहाँ हमारे साथ जो दौरा व्यवहार हुआ था चूरू जिले के साथ है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो क्लेम आया वो क्रॉप कटिंग के आधार पर आया था हनुमानगढ़ जिले में, और जो चूरू जिले में आया वो सैटेलाइट से जो सर्वे हुआ उसके आधार पर क्लेम आया था। तब हमने यहाँ आंदोलन किया, कलेक्टर साहब से भी वार्ता की कि हमने ऐसा कौन सा बुरा किया कि किसानों की फसल चौपट हो गई जी। और इधर जो पड़ोस में जिला है हनुमानगढ़, उनको आप दे रहे हो क्रॉप कटिंग के आधार पर और हमें दे रहे हो आप सैटेलाइट के आधार पर। तो हमने जो पत्र व्यवहार किया, पता चला कि स्टेक जो कमेटी बनी हुई है जी, राजस्थान सरकार की स्टेक कमेटी है, वो निर्णय करती है क्लेम का। तो स्टेक कमेटी ने, उसमें प्रतिनिधि कलेक्टर भी होते हैं, कलेक्टर साहब, तो उसमें जो निर्णय हुआ वो हमारे चूरू जिले के खिलाफ हुआ। चूरू जिले को कहा कि आप सैटेलाइट से दिया जाएगा और वहाँ दिया क्रॉप कटिंग के आधार पर हनुमानगढ़ में। तब हमने आंदोलन किया। आंदोलन में हमने कलेक्टर साहब को जो बात की, उन्होंने कलेक्टर साहब ने रियलाइज़ भी किया कि हमसे भूल हो गई है। हम वापस प्रयोजना जो किसानों की लेके और हम वापस प्रारंभ किए, तो किसानों की प्रयोजना भी ली और अभी वो जारी है, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट वापस उस निर्णय को चेंज नहीं करती तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो जो सैटेलाइट के आधार पे, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि आप हमें सैटेलाइट के आधार पर सर्वे करवा के दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे करवा दिया। अब निर्णय करना था स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सैटेलाइट का निर्णय कर दिया। तो ये निर्णय चेंज करना है पहले स्टेट गवर्नमेंट को और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। अब तक आपने कई आंदोलन किए हैं, ऐसा कोई आंदोलन जो चर्चाओं में रहा हो? अभिषेक जी, आंदोलन तो बहुत किए हैं हमने, पीने के पानी की, बिजली का। आज देखो क्या हालात है, पूरे राजस्थान में ले लो या तारानगर में ले लो, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है तो वो राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे ऊपर है वो तो तारानगर है। कोई भी काम ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार के मुंह नहीं चढ़ा। एक नॉन सक्षम आदमी को पंचायत समिति 4.5 साल सौंपी रखी, और वही नगरपालिका का ईओ और वही पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी, उन्होंने ऐसे ही लूट की मचाई है कि अगर इनका सही अगर कोई जांच हो जाए तो सारे के सारे जेल जाए। सब कामों में भ्रष्टाचार, चाहे वो सड़कें लो, चाहे वो जो भी काम हुए। यहाँ वन विभाग में एक पार्क बना है, उसमें अगर आप देखोगे, डीप तक जाओगे तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हुआ है जी। और सड़कों की बात करें तो सड़कों जो नई सड़क बन रही है उनको तोड़ रहे हैं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ सड़क बना नहीं रहे। और जो ये पत्थर हटाने वाली बात है, क्योंकि हमने जो काम किया तो सब जगह तारानगर के अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं, उनको जहाँ पत्थर लगे हैं वहाँ उनको हटा
दो और नई सड़क बना दो, पत्थर अपना लगा लो। ये माहौल चल रहा है, जो सबको पता आपके है, नाम के लिए हाँ सबको पता है, आम जनता को पता है। आप जाओगे, आम जनता को इसमें रोष भी है कि आप जहाँ आवश्यकता है वहाँ सड़कें बना नहीं रहे हो, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ नई सड़कों को तोड़ रहे हो। कहने का मतलब राकेश जहांगीर का नाम मिटाना है। हाँ बिल्कुल, जो हमने काम किया हमारे सरकार के अंदर, जो हमने चेयरमैनशिप की उसमें काम किया, राठौड़ साहब के आशीर्वाद से हमने बहुत से अच्छे काम किए। हमारे उस टाइम एमएलए थे जयनारायण जी पुनिया साहब, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया, राठौड़ साहब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सबने सांसद महोदय ने सहयोग किया, तो हमने बहुत अच्छा काम किया। उसी का परिणाम है कि आज हमें जनता याद करती है हर जगह। राठौड़ साहब के आप करीबी माने जाते हो? हाँ निश्चित तौर पर राठौड़ साहब मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, और मैं ये मानो कि राठौड़ साहब की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा भी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बार राठौड़ साहब तारानगर से चुनाव लड़ने वाले हैं, चूरू की बजाय। राठौड़ साहब अगर तारानगर आए तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। राठौड़ साहब मेरे राजनीतिक गुरु है, हमें कोई एतराज नहीं। राठौड़ साहब गुरु के लिए दक्षिणा देने को तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, राठौड़ साहब के लिए हमारी सब कुछ। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं फिर कि आप इस राजनीति से परे हटके सामाजिक सौहार्द के लिए कोई ऐसे कार्य करते हो जो आप जनता को बताना चाहें? अभिषेक जी, सामाजिक स्वार्थ के लिए मैं ये मानो कि सबको पता भी है कि जो भी मेरे पास आता है वो खाली झोली जाता भी नहीं। मैं सबकी कोशिश करता हूँ बिना भेदभाव, चाहे वो बिना जातिवाद के चश्मे देखता ही नहीं मैं कभी। कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई जाति का कभी पूछता ही नहीं कौन सी जाति का हो, कौन से धर्म का हो या कौन सी पार्टी का हो। हर वक्त मैं दुख सुख में शामिल रहता हूँ, जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है वहाँ पहुँचता हूँ। और ऐसा जो संकट आया पूरे देश में ही आया, वो कोरोना काल के समय, उस कोरोना काल के संकट में मैं मेरी पूरी टीम से, मेरे मित्रों से और मेरे जो भामाशाह सेठ हैं उनसे सारों से मैंने सहयोग लेके और पूरे विधानसभा के अंदर हमने किटें वितरण कराई, और जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, जिसको भी आवश्यकता पड़ी, हमने वहाँ राशन पहुँचाने का काम किया और बहुत लंबे समय तक हमने ये कार्य किया। अच्छा, विधायक जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, जो आपके यहाँ के विधायक हैं नरेंद्र बुडानिया साहब? अभिषेक जी, विधायक जी के कार्यकाल को मैं तो क्या देखूं, जनता देखती है। वो तो हम चौड़े और रोड संकड़ी है, वो सीधे मुंह किसी से बात करते नहीं। उनकी जो कार्यशैली है वो हिटलरशाही है, और हिटलरशाही उन्होंने विधायक बनने से पहले जनता से वादा किया था, अपने कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि मैं जब विधायक बनूंगा तो कलेक्टर भी आपको उठ के सलाम करेंगे। आज उनके खुद के कार्यकर्ताओं की ये हालत है कि उनके कांस्टेबल भी नहीं सुनता, और इस चीज़ का रोष भी है। क्यों नहीं सुनता कि जब राजा खुद सही नहीं है तो प्रजा क्या करेगी। और जब उनके कार्यकर्ता कोई कहते हैं, सोशल मीडिया पर ये डाल देते हैं कि मेरे को पानी की आवश्यकता है, पानी इतने दिनों से पानी नहीं आया है, विधायक महोदय इतने दिनों से लाइट नहीं आई, उनको काल कोठरी में बंद करवा देते हैं, 151 में बंद कर देते हैं। ये हालात, ये हिटलरशाही, क्या ये एक अच्छे सही शासक का ये फर्ज थोड़ी है, राजा का ये फर्ज थोड़ी है कि वो जनता जब दुखी है तो उनके दुख को और दुख करे। बट लेकिन ये सारी चीज़ है जो जनता के सामने है। अब अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है, आचार संहिता लगने के बाद एक विस्फोट होगा, वो सबको पता चलेगा। बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा, और उसका पता भी है सबको, क्योंकि उनकी टीम जो जिन्होंने उनको जिताया वो आज सब के सब एक कह रहे हैं कि भी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो तारानगर का ही एमएलए चाहिए। और पूरी टीम उनके सामने, अभी जो पर्यवेक्षक हैं उनके सामने भी उन्होंने डिमांड की है। जी, आपने तारानगर की बात की तो एक बाहरी होने का मुद्दा भी चर्चाओं में रहता है लगातार कि हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए, क्षेत्रीय विधायक चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये एक लंबे टाइम से मुद्दा भी है, क्षेत्रीय चाहिए। और मैं समझता हूँ हमें तो, हमारे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जो पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में, वो ज़बरदस्ती इस मुद्दे को हावी बनाए हुए हैं। उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया और एक बहुत बड़ी उन्होंने सभा भी की पीछे। उन्होंने मांग भी की कि हमारे कोई क्षेत्र का हो, स्थानीय हो, उनको टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, 2018 के चुनाव में शायद कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे नहर का पानी लाने का, या फिर जल भराव की जो समस्या है बाजार के अंदर, उसके निकासी के लिए कोई स्थायी समाधान की बात हो। और आजकल जो बिजली कटौती हो रही है, इसके लिए भी लोग कई आंदोलन जगह जगह कर रहे हैं। चूरू में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी पार्टी के हो सकते हैं लेकिन वो है तो किसान ही। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है?
अभिषेक जी, मैं आपकी पॉइंट टू पॉइंट बताऊं। जल भराव की जहां बात है, जल भराव की समस्या तारानगर के अंदर बड़ी समस्या है और मैंने मेरे बेस पे नगर पालिका कोष से मैंने उस समस्या का हद तक समाधान भी कर दिया और वो बहुत बड़ी बड़ी मोटरें वहाँ लगी हुई है। हमारे टाइम के अंदर चाहे कितनी mm बारिश आ जाओ, हमने 190 mm बारिश एक साथ झेली है और उस 190 mm बारिश का हमने 4 घंटा में जो पानी का डिस्पोज किया है हमने। लेकिन म्यूनसिपलिटी चेंज होने के कारण, सरकार चेंज होने के कारण आज ये हालात हुई कि 10-10, 15-15 दिन पानी, क्योंकि मोटरों का कोई मेंटेनेंस ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं, तो नहीं देखेगा तो उसका परिणाम तो यही होगा। प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं होती और उनका जो पैसे हैं रिपेयर के वो कागजों में उठते रहते हैं, ना उनकी सफाई होती, तब उसके कारण है और ये समस्या है। लेकिन अगर उसको सही मेंटेन रखे तो कोई समस्या नहीं है पानी भराव की। रही बात नहर की, नहर का वादा किया था MLA साहब ने कि मैं संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के अंदर नहर लाऊंगा और 3 माइनर निकाले हैं। 3 माइनर निकालने में उनमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, उन माइनरों में घटिया किस्म का सामान लगा है और उसका परिणाम हुआ कि कई जगह से पानी आने से पहले ही वो क्रैश हो गई, टूट गई। किसानों से जो ज़मीन हायर की थी उनका 1 रुपये भी मुआवजा अभी तक दिया नहीं है। किसान टुकुर टुकुर देख रहे हैं और किसानों की जो जिनके पास 2-2 बीघा ज़मीन थी उनकी पूरी ज़मीन चली गई है। हमने ये SDM साहब को ज्ञापन भी दिया था और नहर विभाग को भी दिया था कि आप जहाँ जितनी आवश्यकता है, आप साइड में पटरा बना रहे हो 4 फीट चौड़ा और आप ज़मीन हायर करिए आपने किसानों की कम से कम 150 मीटर चौड़ी। सारे किसान दुखी हैं, इस बात को लेकर किसानों में आक्रोश भी है कि आप बात नहर की कर रहे हो, हमारे तो मुआवजा दिया नहीं 1 रुपये का और हमारी सारी ज़मीन नष्ट कर दी। जी, तारानगर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई तो दूर की बात है। एक चीज़ और जानना चाहता हूं मैं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत की कुछ योजनाएं हैं उन पे 1 to 1 आप मुझे जवाब दीजिएगा। जो अभी महंगाई राहत कैंप लगा है, क्या वो धरातल पे पहुंचा या नहीं पहुंचा? हकीकत बताइएगा। अभिषेक जी, जो महंगाई राहत कैंप है, कौन सी महंगाई राहत की बात कर रहे हो आप? अगर आप बात करो तो डीजल पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में। बिल्कुल, आप देख लो, बाकी स्टेटों में देख लो, राजस्थान में देख लो, अगर उसका वेट कम करते तो राजस्थान में कम हो जाए। और दूसरा आप देखो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में, दलितों पर अत्याचार राजस्थान में, कानून व्यवस्था फेल। तो कौन से, ये है चुनावी जुमला है जो अब कर रहे हैं। बाकी तो नीचे आप धरातल में जाओगे तो पता चलेगा कि आम व्यक्ति की क्या हालात है महंगाई राहत को लेकर। गहलोत साहब कहते हैं चिरंजीवी योजना जो आपके प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है उसको बीट कर रही है। ये सारे पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उनका नाम चेंज कर करके अपना नाम लिखा रहे हैं। ये जो भामाशाह बीमा योजना थी वो वसुंधरा जी के टाइम में, राठौड़ साहब हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम में, एक शानदार योजना चली थी, सब हॉस्पिटलों में फ्री में इलाज होते थे। और ये चिरंजीवी की बात करूं तो अब थोड़ा सा होने लगा है, बाकी तो हॉस्पिटल वाले कोई लेते भी नहीं थे चिरंजीवी के अंदर पेशेंट भी, अब चुनावी टाइम है तब वो ले रहे हैं। बाकी तो ये फेल योजना है और ये इसमें जो पैसे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष्मान भारत योजना के हैं। इनका नाम चेंज करने का काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी आप योजना ले लो, आप फ्री में मोबाइल बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये चुनावी जुमला है। अच्छा, स्मार्टफोन की आप बात कर ही दी, मैं पूछने वाला था आपको। स्मार्टफोन जो कि आउटडेटेड फ़ोन है पहले तो, लेकिन वो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं महिलाओं को, उसके दुष्प्रभाव और प्रभाव क्या क्या हैं? क्योंकि चलो एज्ड पर्सन होता है उसको तो वो मोबाइल का यूटिलाइजेशन जानता है कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, लेकिन जो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के जो बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाएँ उस पर आपके क्या ओपिनियन है? अभिषेक जी, मैं तो इसको गलत मानता हूँ। भाई एक 8th क्लास में बच्ची पढ़ रही, 9th क्लास में बच्ची पढ़ रही है, उसके ये मोबाइल काम अनयूज है। मैं तो ये समझता हूँ अगर कोई एज्ड व्यक्ति को, महिला को दे वो तो काम की बात है। आज मोबाइल और टीवी ने अपनी जो न्यू जनरेशन है उसमें पढ़ाई से ध्यान हटकर मोबाइल में चले जाएगा तो ये इसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आखिरी अपन पड़ाव में है, तारानगर विधानसभा क्षेत्र में अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है भाजपा की तरफ से तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहने वाला है? अभिषेक जी, मेरा मैनिफेस्टो तो युवाओं के लिए है। युवाओं के लिए अच्छी योजना लेके आऊँ और युवाओं के साथ जो इस सरकार ने जो धोखा किया है, जिनके सपने चकनाचूर किए हैं, जिनका दिल तोड़ा है,
18 बार पेपर लीक होकर बहुत बड़ा युवाओं के साथ धोखा हुआ है। एक सपना होता है माँ बाप का कि मेरा बेटा अच्छी कोचिंग करे, मेरा बेटा अच्छी नौकरी लगे, और अच्छी कोचिंग अच्छी नौकरी लगा सोचने के बाद भी जब पेपर देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। और उसका परिणाम है कि हमारे पास में ही नौर के तहसील का एक गांव है, वहाँ का जो कन्हैया लाल, और वो सुसाइड कर लेता है। और वो सुसाइड में लिखता है कि पिताजी आप अपने जो कुल्ली का काम कर रहे हो, आप वजन ढोके, और आप मेरे को पढ़ा रहे हो, और आप मैं देखता हूँ आप शाम को आते हो तो आपके जो कमर है वो पीठ है लाल हो जाती है। और मेरा सपना था कि मैं पढ़ के नौकरी लगूं, लेकिन मैं 4-5 बार मेरा पेपर लीक होने के बाद मैं आपके सपनों को साकार नहीं कर सका। इसलिए मैं मेरी ज़िंदगी को हवन कर देता हूं और आपका दुख मैं झेल नहीं सकता। ऐसे हालात इस सरकार ने किए, तो इनका रोष है युवाओं में, और युवा इसका जवाब भी देंगे। और हमारी सरकार बनी तो हमारा, अगर मुझे पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया तो मेरा सपना है कि जो युवाओं के साथ धोखा हुआ है वो धोखा ना हो, और युवाओं को अच्छा एक इसके तारानगर के अंदर भी युवाओं को रोजगार देने के कोई साधन उपलब्ध कराएं। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से तारानगर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से तारानगर के लोगों को यही कहना चाहूँगा, तारानगर के जो मेरा परिवार है, लोग नहीं मेरा परिवार है, और हर क्षेत्र के गांव ढाणी में मैं ऐसा कोई नहीं कि जहाँ नहीं पहुँचा हूँ। मैं चुनाव ज़रूर आ गया, लेकिन मैंने हर जगह, हर ढाणी, हर गांव में मैंने अब तक 500, 100, 200 बार मैंने दस्तक दी है। आपके दुख सुख में मैं शामिल हुआ हूँ। आपका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई विधानसभा में पहुँचेगा, और आपकी आवाज़ जो किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की और व्यापारियों की जो आवाज़ है वो निश्चित तौर पर आपकी बुलंद रखूँगा, और आपका सिर झुकने नहीं दूंगा, आपका सिर गर्व से ऊपर रखूँगा। यही मैं आपको संदेश और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी जांगीड़ साहब। ये थे राकेश जी जांगीड़ साहब, जो कि एक यूथ आइकॉन माने जाते हैं तारानगर के लिए, क्योंकि अपनी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। अक्सर देखते हैं राकेश जी जांगीड़ कहीं ना कहीं आंदोलनों में दिखाई देते हैं। मैं बहुत बार देखा हूँ इनको व्यक्तिगत रूप से। तारानगर की जनता के लिए अब देखना होगा कि तारानगर में आने वाले समय 23 के चुनाव में कौन विधायक बनकर विधानसभा में आवाज़ उठा सकता है। लेकिन आप देखते रहिए आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा, आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।